गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राखी कुमारी आप सबों का मेरी क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम नियमित आप सबों का कक्षाएं का संचालन करते आ रहे हैं वीडियो के माध्यम से, घर बैठे सुरक्षित रहकर आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुने। मुझे आशा है कि आप सभी प्रशिक्षुओं को ये वीडियो के माध्यम से आपका जो विषय वस्तु है वो क्लियर हो जाएगा और आपके लिए ये उपयोगी है। तो जैसा कि हमने प्राय आप सबों का बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत कोर्स 6 यूनिट 2 के संदर्भ में आप सभी का मैंने शिक्षा समाजशास्त्र का उद्भव, विकास एवं शिक्षा समाजशास्त्र की प्रकृति, अध्ययन क्षेत्र, सीमाएं, शैक्षिक समाजशास्त्र एवं शिक्षा समाजशास्त्र में अंतर, इतना आप लोगों का मैं लेते आई। तो इसी के संदर्भ में इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमारा शीर्षक बिंदु है शैक्षिक समाजशास्त्र का महत्व। क्या हमारे जीवन में शिक्षा समाजशास्त्र का महत्व है? ठीक है। तो प्राय हम देखते जाना जाता है कि मनुष्य क्या है, स्वयं एक बौद्धिक प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, जिज्ञासु है। तो शिक्षा का कार्य जो हमारे लिए है वो शिक्षा क्या है, हमारे जीवन का एक प्रवेश द्वार है। तो शिक्षा का जो कार्य है वह केवल इन बौद्धिक गुणों का विकास करना ही नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को अपने पर्यावरण से अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करना है। क्या करना है? व्यक्तियों को ये जो शिक्षा कार्य है बौद्धिक गुणों का ही विकास करना है तथा व्यक्तियों को अपने मानव को अपने पर्यावरण के अनुकूलन करने की क्षमता का प्रदान करना है। शिक्षा जो है वह हमारे जीवन की अनुभव की संपूर्णता है, जो किशोर एवं बच्चे, वयस्क है ना, बड़े बूढ़े दोनों की अभिवृद्धियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी का विचार है या उनके अनुसार शिक्षा से हमारा अभिप्राय क्या है कि बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि बच्चों में क्या होना चाहिए, शरीर, मन और आत्मा में विद्वान, इन सभी का क्या होना चाहिए, सर्वोत्तम गुणों। मीन्स ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से सारे गुण इनकी आत्मा में विद्वान होना चाहिए बालक में, तभी हम बालक को क्या करेंगे, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और शिक्षा का क्या दायित्व है कि यह आत्मनियंत्रण शिक्षा के द्वारा हमें क्या होती है, हमारे आत्मनियंत्रण में सबसे उपयोगी साधन है। शिक्षा आत्मनियंत्रण में सबसे उपयोगी साधन है। जो व्यक्ति की अगर हमारे शिक्षा के क्षेत्र में नियंत्रण नहीं रहेगा तो शिक्षा आत्मनियंत्रण का सबसे उपयोगी साधन है, जो व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति की जो विभिन्न घटनाएं हैं उसको आत्म केंद्रित करने का सबसे अच्छा साधन क्या है हमारे लिए, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल।
जो कि वास्तविक विश्लेषण, घटनाओं का वास्तविक विश्लेषण करने की बुद्धि देकर उस समाज को हम क्या करेंगे, समाज का उपयोगी अंग बनाते हैं। किसके कारण? शिक्षा में आत्मनियंत्रण लाकर व्यक्ति में मीन्स चेतन, अचेतन, विवेक, अविवेक है ना, इसके प्रति हम जागरूक करते हैं शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि उपयोगी ज्ञान का संग्रह करना तथा मानव कल्याण। समाजशास्त्र जो है हमारा, वो क्या करता है, आर्थिक जीवन में भी हमको सफल बनाता है और हमारे लिए क्या करता है, ज्ञान से ग्रहण, उपयोगी ज्ञान का संग्रह, जमा करना, कलेक्ट करना और मानव कल्याण, हमारा जो मानव कल्याण है, जो हित के लिए है, समाज उपयोगी है, उसका हमको है ना, उसके बारे में हमको ये समाजशास्त्र हमारा उपयोगी है। तो शिक्षा के सामाजिक आधार और शिक्षा समाजशास्त्र अब क्या है, बहुत सशक्त और सशक्त मीन्स मजबूत, लोकप्रिय बन गया है। जो कि ये जो विषय है, ये लोकप्रिय होने के कारण क्या हुआ, विश्व भर में फैल गया है और शिक्षा के उच्च पाठ्यक्रमों में इनको अनिवार्य विषय के रूप में, है ना, ऐच्छिक विषय के रूप में इसको क्या मिला, स्थान मिला है। किसको? समाजशास्त्र को। तो विश्व के सभी देशों के विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग और शिक्षक प्रशिक्षणालयों में यह विषय अब अनिवार्य रूप से क्या करने लगा, पढ़ाया जाने लगा समाजशास्त्र। और इसका महत्व हमारे मानव जीवन के लिए क्या हो गया, दिनों दिन बढ़ता चला गया। तो चलिए आज हम इस नए शीर्षक के साथ आगे बढ़ेंगे कि शिक्षा समाजशास्त्र का क्या महत्व है। तो हम पहले इसके कुछ निम्न बिंदुओं को जान ले। आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। पहला क्या है, व्यावसायिक शिक्षा पर बल। व्यावसायिक शिक्षा पर बल ये कैसे समाजशास्त्र देता है, इसकी जानकारी लेंगे। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक प्रगति पर बल। और फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कैसे? सामाजिक कल्याण तथा विज्ञान का क्या महत्व है? समाजशास्त्र में सामाजिक कल्याण तथा विज्ञान का महत्व। और नेक्स्ट है प्रजातंत्र में विश्वास। नेक्स्ट है सामाजिक संस्थाओं का स्पष्टीकरण। और लास्ट पॉइंट क्या है, जीवन स्तर, अपना लाइफ स्टाइल को कैसे हम हाई मेंटेन करते हैं, कैसे हम ऊंचा स्तर लाते हैं, ये समाजशास्त्र के में दर्शाया गया है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा पर बल, सामाजिक प्रगति पर बल और सामाजिक कल्याण तथा विज्ञान का महत्व और प्रजातंत्र में विश्वास, सामाजिक समस्याओं का स्पष्टीकरण, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो आजकल शिक्षा क्या है कि एकांत में या जंगल में, है ना, चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, प्रोसेस नहीं है, या वस्तु नहीं रह गई है। उसे हमें क्या करना है, रहकर अर्जित किया जाता है। उसके अंतर में, उसके अंदर जाकर रहकर उसे अर्जित किया जाता है, पाया जाता है, समाज के लिए दिया जाता है तथा समाज के द्वारा दिया जाता है। शिक्षकों और शिक्षा संस्थाओं को, शिक्षकों और शिक्षा संस्थाओं मीन्स स्कूल, पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय को हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेकों मामलों में समाज
और राज्य की जो सहमति होती है उसको हम स्वीकृत क्या क्या है इसमें शिक्षकों और शिक्षा संस्थाओं को हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेकों मामले में समाज और राज्य की जो सहमति है, स्वीकृति है, प्रचलित है, मान्यताओं और मूल्यों, आदेशों है ना, वैल्यू ऑर्डर के आधार पर ही संगठित होता है। तो हम इसे क्या करते हैं, जब तक हमें राज्य की सहमति स्वीकृति नहीं मिलती है हम शिक्षण कार्य का प्रारंभ नहीं कर सकते। तो आदेशों के आधार पे हमें क्या करना पड़ता है, संगठित होना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। और समाज और शिक्षा का जो समाज और शिक्षा का क्या है, हमारा परस्पर संबंध अनिवार्य और अटूट। हमारा शिक्षा का संबंध परस्पर अनिवार्य और अटूट बन गया है। इसलिए शिक्षा को समझने के लिए हमें क्या करना है, सब कुछ समाजशास्त्रों के आधार के द्वारा हमें ज्ञान होना क्या हो जाता है, आवश्यक हो गई है। जब तक हम यह नहीं समझ सके समाजशास्त्र के अंतर्गत, जब तक हम यह नहीं समझ सके कि यह किस प्रकार की धर्म है, जाति है, सामाजिक वर्ग है, अधिक व्यवस्था है, राजनीति है, राज्य है, मूल्य है, और हमारे समाज में प्राय क्या होते हैं, सामाजिक संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विघटन के कारण ही आज हम क्या हुए, समाजशास्त्र में अगर संघर्ष और सहयोग दोनों की आवश्यकता है। और समाजशास्त्र क्या है, हमारा समाज क्या है, परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील के कारण ही हमारे समाज में आए दिन विघटन की भी स्थिति उत्पन्न होती है। और इसी के कारण हमारा समाजशास्त्र क्या है, यहाँ पर इस शिक्षा को अग्रसर करता है। हमारी शिक्षा को प्रत्यक्ष और परोक्ष कदम कदम पर है ना, कदम कदम पर राह पर हमको ये क्या करता है, प्रभावित करता है। और दूसरी ओर शिक्षा भी उन्हें किन किन रूपों से और कितना प्रभावित कर रही है, यह हमारा शिक्षा के बारे में ज्ञान क्षेत्र ज्ञान खोखली और ऊपर ही रहेगा। शिक्षा समाजशास्त्र का महत्व जो है वह स्वतः प्रकट है। समस्या के वास्तविक क्षेत्र में जाकर समाजशास्त्रियों का अध्ययन करना होता है, समाजशास्त्रियों का अध्ययन करना होता है तथा अध्ययन के निष्कर्ष ठोस और वास्तविक होते हैं। इन कारणों से हम शिक्षा के सामाजिक आधार और शिक्षा समाजशास्त्र अब एक बहुत हद तक क्या हो गया, बहुत लोकप्रिय विषय के रूप में बन गया है। ठीक है, तो अब ये जो वर्तमान जीवन जो है हमारा, वो संसार के लिए क्या हो गया, सभी प्रगतिशील देश समाज कल्याण को अपना क्या मानते हैं, प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। समाज कल्याण, समाज के लिए हमें पूरे जनहित के लिए हित करना, तो समाजशास्त्री समाज के व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा आज क्या हो गए हैं, सामाजिक इंजीनियर, सामाजिक इंजीनियर की स्थिति में है। जो हमारा समाजशास्त्र है वो व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा एक क्या हो गया, सामाजिक इंजीनियर की स्थिति में है। तो हमने निम्न बिंदुओं की चर्चा की थी, तो अब हम उसको देखेंगे। पहला क्या है, व्यावसायिक शिक्षा पर बल। कैसे हम समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हैं। शिक्षा समाजशास्त्र बालक को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर क्या बनाती है, जीविकोपार्जन के योग्य बनाने पर बल देती है। व्यावसायिक शिक्षा से मानव क्या है, जीविकोपार्जन, आर्थिक उद्देश्य उसका क्या, मानव का आर्थिक उद्देश्य क्या है, धन है ना, धन संपत्ति उसको जुटाना। तो व्यावसायिक शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति जीवन के संघर्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने
शिक्षा को क्या माना कि काम चलाओ बनाकर। क्या किया महात्मा गांधी ने? बहुत बड़ा काम किया कि मानव को स्वावलंबी बनाने के लिए काम चलाओ बनाकर सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करते थे। व्यावसायिक शिक्षा हमारे युवाओं, पुरुषों और महिलाओं दोनों को कार्य सीखने में मदद करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, हेल्थ केयर, अस्पताल, टेलीकॉम इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक कौशल सीखना हमारे आज के जो युवा हैं उनको रोजगार खोजने और अपने व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाता है। इसलिए गौरव के साथ वो क्या है, आजीविका कमाता है। युवाओं को रोजगार खोजने और व्यवसाय शुरू करने में ये क्या है, व्यावसायिक शिक्षा पर बल किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और व्यावसायिक शिक्षा किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में एक हमारे लिए क्या बनाती है, विशेषता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पॉइंट है सामाजिक प्रगति पर बल। तो एम्फेसिस ऑन सोशल प्रोग्रेस, हमारा समाज कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे प्रगति ला रहा है, शिक्षा समाजशास्त्र का उसमें क्या महत्व है, तो हम इसे अब आगे जानेंगे। शिक्षा समाजशास्त्र के द्वारा सामाजिक प्रगति पर बल सबको सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान कर, सबको सार्वभौमिक यूनिवर्सल रूप से शिक्षा प्रदान कर सामाजिक कल्याण जिम्मेदार नागरिकों के विषय के द्वारा दिया जाता है। सामाजिक कल्याण जिम्मेदार नागरिकों के विकास के द्वारा दिया जाता है। तो प्राय प्रगति का हम पहले जान ले कि है ये क्या। तो प्रगति अगर किसी क्षेत्र में होती है तो किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना या केवल आगे ही बढ़ना। प्रगति केवल परिवर्तन मात्र नहीं है, यह किसी क्या करता है, विशेष दिशा में परिवर्तन। विशेष दिशा में परिवर्तन, प्रत्येक परिवर्तन को क्या करना है, कम से कम जीवनदायक तो होना ही चाहिए। परिवर्तन को कम से कम जीवनदायक तो होना ही चाहिए। प्रगति का अर्थ क्या है, सिंपल सा, टू स्टेप फॉरवर्ड, अर्थात आगे बढ़ना। हम पहले प्रगति, तो मान लीजिए प्रगति तो हर क्षेत्र में हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमारा जितने भी ब्रांच है वो बहुत है। तो अगर प्रगति गलत दिशा की ओर जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे भ्रष्टाचार, वैसा इधर की अगर वो बढ़ रहा है तो इसको हम प्रगति नहीं बोलेंगे। प्रगति सिर्फ सही दिशा की जो हमारा मार्गदर्शन करे और विशेष दिशा में परिवर्तन करे, वो हमारे लिए क्या है, प्रगति। तो चलिए इसमें हम कुछ शिक्षा शास्त्री विद्वान के बारे में जान ले कि उनका क्या कहना है। हॉब हाउस HOBHOUSE, हॉब हाउस ने क्या कहा कि प्रगति का तात्पर्य सामाजिक जीवन के ऐसे गुणों की वृद्धि होना है जिन्हें वे क्या करें, अपने में आत्मसात कर सके और जो अपने उनके सामाजिक मूल्यों को विवेकपूर्ण बना सके। क्या कर सके, प्रगति का तात्पर्य है सामाजिक जीवन में ऐसे गुणों की वृद्धि का होना जिन्हें वे अपने में आत्मसात कर सके और जो उनके सामाजिक मूल्यों को विवेकपूर्ण बना सके। सोशल प्रोग्रेस means the growth of social life in respect of those qualities to which human being can। तो हम यहाँ तक समझ गए। आप लोग मुख्य बिंदुओं को हम बार बार बोल रहे हैं, नोट कर सकते हैं। बिगिंग कैन रिलेटेड अटैच विशेष, हॉब हाउस के द्वारा। तो शिक्षा को बहुमुखी होने से व्यक्ति सभी क्षेत्र शिक्षा को
बहुमुखी होने से व्यक्ति सभी क्षेत्र जैसे व्यापारिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और राजकीय सेवाओं में सफलता प्राप्त करता है। राजकीय सेवाओं में क्या करता है? शिक्षा को बहुमुखी मीन्स शिक्षा को हम विभिन्न तरीके माध्यम से पढ़ा सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, और हम विभिन्न इनके अनुसार हम इन्हें विभिन्न टेक्निक के द्वारा। तो शिक्षा को बहुमुखी होने के लिए हमें क्या होना होगा? व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में क्या बनना पड़ेगा? उसको सभी क्षेत्रों में प्रखर होना पड़ेगा, उसमें गुण समाना होगा। नई नई मशीनों का आविष्कार, यातायात और संचार के साधन, उत्पादन में वृद्धि, कृषि की नवीन प्रविधियों की प्रगति बहुत अधिक प्रभावित करती है। उसी तरह टेक्निकल डेवलपमेंट, तकनीकी के साथ ही ज्ञान का संग्रह और प्रशिक्षण क्या है? अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हम प्राय आपको समाजशास्त्र के उद्भव विकास के भी अंतर्गत बताए थे कि मनुष्य, और क्लास के भी माध्यम से बताए थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो कैसे? तो यहाँ पे हमें इसका इम्पोर्टेंस देखना है, कैसे है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो शिक्षा समाजशास्त्र व्यक्ति को ही एक सामाजिक प्राणी बनाता है तथा व्यक्तिगता का विरोध करता है। मीन्स अकेला इंडिविजुअल रूप से कोई कार्य आपको नहीं करना है अपनी। व्यक्ति सामाजिक संबंधों के महत्व ही सामाजिक प्राणी बनता है। व्यक्ति का जो है वो सामाजिक संबंध, जैसे मेरा आपका, तो ये सामाजिक संबंध नित्य नए नए बनते हैं, उसके बीच हमारा क्या होता है? सामाजिक प्राणी बनता है। विभिन्न मनुष्यों के आपस में पारस्परिक संबंधों में, आत्मनिर्भरताओं में, इसके अंतर्गत हमें क्या होना पड़ता है? सामाजिक प्राणी बनाना पड़ता है। व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ विविध प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, जैसे पारिवारिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। वह अन्य व्यक्तियों से क्या करता है? बहुत कुछ सीखता है। जैसे वो परिवार में अगर जन्म लेता है तो परिवार के द्वारा सीखता है, धार्मिक क्षेत्र में भी सीखता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी सीखता है, और परिवार में रह के कुछ सांस्कृतिक तौर पे भी वो तौर तरीके, रीति रिवाजों को भी सीखता है। तो इस प्रकार सामाजिक संबंधों के मध्य ही उसका क्या हो जाता है? समाजीकरण, और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। किसके? मानव का। इस प्रकार मानव का क्या होता है? व्यक्तियों से वो बहुत कुछ सीखता है और सामाजिक संबंधों को ग्रहण ही करता है, और समाजीकरण एवं उसके व्यक्तित्व का धीरे धीरे क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। तो मनुष्य समाज का क्या बन जाता है? मनुष्य समाज का एक आवश्यक अंग बन जाता है ना। तो अब इसमें अरस्तु के अनुसार क्या कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के बिना समाज नहीं बन सकता है। अरस्तु ने कहा, अरस्तु के द्वारा ये छोटा सा लाइन कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य के बिना समाज ही नहीं बन सकता। समाज सामाजिक बंधनों का जाल है। मैकाइवर के द्वारा, नेक्स्ट विद्वान है, उन्होंने क्या कहा कि समाज जो है सामाजिक बंधनों का जाल है ना। अगर हम यहाँ पर सिर्फ विद्यालय को ही लेकर अगर चलते हैं तो क्या है? अगर एक महाविद्यालय में विभिन्न कर्मचारीगण हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, प्राचार्य महोदय हैं, तो शिक्षक हैं, छात्र हैं, विभिन्न जगहों से छात्र आते हैं, तो हमारा क्या होता है? यहाँ पर हमारा एक छोटा समाज बन जाता है, और हम इन बंधनों के जाल में, है ना, सारे से मेरा क्या है? पारस्परिक निर्भरता। हम एक दूसरे के ऊपर, अगर हम शिक्षण संस्थान से जुड़े तो एक दूसरे के ऊपर हम क्या होते हैं? डिपेंड रहते हैं, और ये हमारा बंधनों का
जाल बन जाता है। तो एक दूसरे की उपस्थिति से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ तक आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कल्याण तथा विज्ञान को महत्व। सामाजिक कल्याण तथा विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल साइंस। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल साइंस। तो हम यहाँ पर समाज कल्याण को सामाजिक सुरक्षा भी कह सकते हैं और सामाजिक कार्य भी कह सकते हैं, जो कि हमारे मानव व्यवहार में, मानव व्यवहार के लिए ही आते हैं। अब हम इसी सामाजिक कल्याण के अंतर्गत हमको देखिएगा तो हम ऐसे में किन किन को हम सामाजिक कल्याण के रूप में आगे की दिशा निर्देशित कर सकते हैं। जैसे जो अशिक्षित है, निर्धनता है, गरीबी है, बेकारी है, जो गंदी बस्तियों है, इन सब है ना, ये सब क्या करें, इन सब का प्रभाव जो इस दानवों से, ये जो समाज की जो समस्या है ना, तो इन दानवों से जो हमारा दायित्व है इन सभी का रक्षा करना, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, सामाजिक कल्याण। तो शिक्षा समाजशास्त्र सामाजिक कल्याण पर बल देते हुए क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञानों को भी अत्यधिक महत्व देते हैं, जिससे सामाजिक विज्ञानों को अत्यधिक महत्व देते हैं, जिससे कि बालक सामाजिक तथ्यों तथा समस्याओं को समझ सकते हैं तथा क्या करते हैं, समाज कल्याण हेतु सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे सामाजिक कल्याण में है, सामाजिक बुराइयां, समस्याओं के कारणों को हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक कल्याण के अंतर्गत पहचान सकते हैं। हमें यह सुधार कल्याण की उचित सकारात्मक उपायों के लिए क्या करता है, ध्वनि निर्देशा दिशा निर्देश दे सकता है, ध्वनि दिशा निर्देश दे सकता है। हमारा क्या है, ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, निर्धनता, गरीबी, बेकारी, अशिक्षित, वैसे व्यक्तियों को क्या करना है, हमें जो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, भूखमरी है, इन सब को हमको क्या करना है, एक दिशा निर्देश देना है। उसके लिए हमें समाज में रह के उसको दिशा सही दिशा की ओर लाना है। शोध, हम रिसर्च के रूप में हम इनके बारे में हम अवलोकन करके और कुछ सर्वे के द्वारा सत्य के लिए हमारी इच्छा को क्या करेंगे, हम अपनी मजबूत आंखों से सामने छिपे हुए क्या करते हैं, सामाजिक रहस्य को खोल लेते हैं। अपनी आंखों से ही देख के हम कर सकते हैं ना, किसी सर्वे, किसी गांव में जाके गरीबी, जहाँ अज्ञानता से लोग अंधकार में है, उसको हम लोग शिक्षित कैसे करेंगे। तो ये हम अपनी आंखों से क्या करेंगे, अवलोकन करके, वहाँ शोध करके, उसके बारे में है ना, बालक के बारे में, परिवार के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, ये जो है हमारा सामाजिक रहस्य क्या होता है, खुल जाता है और यह मानव गतिविधियों तथा प्राकृतिक उन्हें गवर्निंग नियमों, क्या क्या सरकार के तरफ से क्या आदेश किया गया, उसके बीच के कारण को हम क्या करेंगे, कनेक्शन में ले लेते हैं और शहर और उनसे कनेक्शन लेके उन्हें बाहर उससे हमको क्या करना पड़ता है, बाहर खोजना पड़ता है। और बाहर खोजने के लिए हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। किन किन क्षेत्रों में, समाज कल्याण के लिए क्या क्या आवश्यक क्षेत्र है, जैसे पिछड़ी जातियों के लिए हम क्या कर सकते हैं,
सरकार क्या कर सकती है, जनजातियों के लिए क्या हमें करना है, पिछड़े वर्गों के लिए क्या करना है, बाल श्रम के लिए क्या करना है, स्त्रियों के लिए क्या करना है और विकलांगों के लिए क्या करना है। तो इन सब चीजों के लिए सरकार का भी समाज कल्याण है, सहयोग रहा है। विभिन्न तरह के आरक्षण दिए जा रहे हैं, विभिन्न तरह के श्रमिकों पर, जैसे श्रम संबंधी जो समस्याएं हैं छोटे छोटे बालकों में ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो उनमें हमें क्या लाना है, उनकी समस्याओं को क्या लाना है, उसमें क्रांति देना है। ये जो श्रमिक की जो समस्याएं है, ये जो श्रम संबंधी समस्याएं है, ये हमारे लिए औद्योगिक क्रांति की देन है। इसीलिए क्या किया महात्मा, ये क्रांति की ही देन है श्रमिकों की। तो हमें बाल श्रम से क्या करना है, उन्मूलन निकालना है। और इसीलिए क्या किया महात्मा गांधी ने, निःशुल्क शिक्षा 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या कर दिया, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी। और हस्तकरघा इन सब इत्यादि से क्या किया कि बच्चे आत्मनिर्भर हो सके, स्वावलंबी हो सके और जीविकोपार्जन कर सके। और हम इसी के अंतर्गत देखेंगे सामाजिक कल्याण का क्या आशय है कि समाज के सभी दुर्बल वर्गों, समाज के सभी दुर्बल जो कमजोर वर्ग है, निर्बल वर्ग है, उसको जीवन में इस तरह परिवर्तन लाना है जिससे कि वे अपने आप को सामाजिक और आर्थिक शोषण से बचाकर अपना विकास क्या करें, अपना विकास कर सके। इनकी वास्तविक दशाओं और समस्याओं को ज्ञात करके जो इस तरह के जो सामाजिक समस्या जो दुर्बल वर्गों के अंतर्गत जो पाई जाती है, तो जो शोषण के शिकार हो रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है, तो इन वास्तविक दशाओं को और समस्याओं को ज्ञात करके सरकार इसके लिए क्या करी है, इसके कल्याण के लिए उपयोगी कार्यक्रम बना रही है और बना सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं। यहाँ तक आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। प्रजातंत्र में विश्वास, डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमारा जो प्रजातंत्र जो शासन है, हम उसमें कैसे विश्वास लाए, फेथ इन डेमोक्रेसी। तो शिक्षा समाजशास्त्र में प्रजातंत्र प्रणाली विश्वास प्रदर्शित करता है। जो हमारा शिक्षा समाजशास्त्र है, इसका क्या महत्व है, ये प्रजातंत्र में भी विश्वास करता है, प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास प्रदर्शित करता है, क्योंकि प्रजा में शिक्षा, राज्य तथा समाज के सहयोग पर ही आधारित होती है। क्योंकि प्रजा में क्या है, शिक्षा, राज्य और समाज के सहयोग पर आधारित होती है, तथा प्रजा की सफलता क्या करती है, वहाँ के प्रजा की जो सफलता है वो क्या करती है, वहाँ के शिक्षित नागरिकों पर निर्भर कर। इसलिए क्या बोला गया कि हमारा शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए शिक्षा समाजशास्त्र में समाजशास्त्र की शिक्षा पर बल दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत तरह की शिक्षा क्या है, समाहित है। तो यहाँ नागरिकों पर निर्भर करती है। प्रजातंत्र के लिए शिक्षा क्या है, एक अहम भूमिका मानी जाती है। अब हम आधुनिक युग में प्रजातंत्र का उपयोग कैसे करते हैं, 3 क्षेत्रों में किया जाता है। पहला, राजनीतिक प्रजातंत्र, जिसको हम लोग प्रायः बोलते हैं जनता द्वारा जनता का प्रशासन। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या बोला जाता है, जनता द्वारा जनता का प्रशासन होना चाहिए। और दूसरा क्या है, आर्थिक प्रजातंत्र, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जनता द्वारा जनता के लिए धन उत्पत्ति तथा वितरण, जनता द्वारा जनता के लिए धन उत्पत्ति तथा वितरण। तो इसका क्षेत्र क्या है, इसका आर्थिक प्रजातंत्र में क्या है, आर्थिक महत्व को ही है ना, आर्थिक महत्व को ही इसमें दिया जाता है। आर्थिक मदद में श्रम की जो मांग है, श्रम ही क्या है, इसमें सृष्टि का मूल है।
अगर हम कोई कार्य करते हैं, किसी कार्य, क्या शिक्षा एक विनियोग, तो किसी कार्य के पीछे हमें क्या करना पड़ता है? पैसा, कार्य के बदले दाम, है ना। काम धन का समान वितरण रूप में हमें अपने भविष्य के लिए क्या करना पड़ता है? धनोपार्जन की ओर रुख करना पड़ता है। थर्ड क्या है? सामाजिक प्रजातंत्र। जाति, धर्म, वर्ग तथा लिंग। जाति, धर्म, वर्ग। सामाजिक सोशल डेमोक्रेसी में, सामाजिक प्रजातंत्र में हम किसको किसको लेंगे? जाति, धर्म, वर्ग तथा लिंग के आधार पर मनुष्यों में कोई भी भेद नहीं होता। हम प्रजातंत्र में क्या करते हैं? इसीलिए जाति, धर्म, वर्ग तथा लिंग के आधार पर मनुष्यों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए हमारा शिक्षा क्या है? सार्वभौमिकरण हो गया। हर वर्ग के लोग शिक्षित हो सकते हैं। ठीक है। तो अमेरिका में जॉन डेवी की क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए? प्रजातांत्रिक मूल्यों का उपयोग किया है। अमेरिका में जॉन डेवी ही क्या किए हैं? शिक्षा के क्षेत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों का उपयोग किया है। अरस्तु के अनुसार क्या है? जनतंत्र, प्रजातंत्र जनता की ही क्या है? जनता की ही व्यवहार है। आगे हम सीले के द्वारा देखेंगे कि जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं। जनतंत्र क्या करते हैं? वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं। सीले के अनुसार इसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों क्या? एक दूसरे का सम्मान करना पड़ता है। किसमें? प्रजातंत्र में क्या करना पड़ता है? छात्र एवं शिक्षक को, शिक्षा के प्रजातंत्र में छात्र एवं शिक्षक दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ता है। और अब्राहम लिंकन जो है वो जनता का शासन जनता के द्वारा, उनके अनुसार क्या था? जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए प्रजातंत्र का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र रूप से क्या हो गया? चिंतन मनन। जैसे ही जब प्रजातंत्र का हो गया, जनता के द्वारा जनता के लिए प्रजातंत्र, है ना, तो हमारा प्रत्येक व्यक्ति को क्या हो गया? इसमें समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सभी, है ना, सभी का रुख सामने नजर आने लगा। न्याय का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन तथा कार्य करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। व्यक्ति की प्रगति से समाज की प्रगति होती। किसी भी व्यक्ति की प्रगति से क्या होगा? व्यक्ति, हम क्या बोले, व्यक्ति एक बौद्धिक प्राणी है, विवेक से, अगर वो जिज्ञासु प्राणी है तभी वो हर कार्य के पीछे उसकी जिज्ञासा क्या है? बढ़ती रहती है। तो ये क्या है? व्यक्ति की प्रगति में ही हमारा समाज की प्रगति, तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और प्रजातंत्र में व्यक्ति एवं समाज दोनों का साथ साथ विकास होता है। किसका? दोनों का, व्यक्ति और समाज दोनों का साथ साथ विकास होता है। संपूर्ण विकास में मानव कल्याण को ही प्राथमिकता दी जाती है। संपूर्ण विकास में मानव कल्याण को ही प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है। अब हम शिक्षा समाजशास्त्र के महत्व के अंतर्गत में नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। सामाजिक समस्याओं का स्पष्टीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। हमारे समाज में क्या क्या प्रॉब्लम है और आए दिन क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर हम साधारण तौर पे अगर इसको हम लेते हैं कि सामाजिक समस्याओं का स्पष्टीकरण, तो यहाँ सबसे पहले देखिए तो ज्यादातर क्या हो रहे हैं? जातिवाद को हो रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में जातिवाद को प्राथमिकता हो रही है। पारिवारिक विघटन हो रहा है। संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। अपराध हो रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है।
और हमारा नैतिक स्तर क्या हो गया, गिरते जा रहा है। अनेक गंभीर समस्याएं जो है ये क्या हो रही है, पनपते जा रही है स्कूलों में, महाविद्यालयों में, हमारे संस्थाओं में, है ना। फी डोनेशन की बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके कारण क्या है, उच्च वर्ग के लोग जो है वो शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और निम्न वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, वंचित रह जाते हैं। तो दुर्बल वर्गों का शोषण, घरेलू हिंसा तथा धर्म का बड़ी जोर से क्या हो रहा है, व्यापारीकरण, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए शिक्षा, समाजशास्त्रीय ज्ञान होना क्या है, बहुत जरूरी है। शिक्षा, है ना। इन सब जो समस्याएं जो हमारे यहाँ नित्य नए जैसे डायन प्रथा अभी देखिए ज्यादातर देखे जा रहे हैं, कन्या भ्रूण प्रथा, दहेज प्रथा, तो ये सब चीजों के बारे में हमारा क्या करता है, इन सब चीजों का समाधान कौन करवाता है, हमारा समाजशास्त्री। क्योंकि अगर हम समाज कल्याण और जनहित के कल्याण की अगर बात सोचते हैं तो हमारे अंदर ये गुण नहीं आएंगे। तो शिक्षा का सामाजिक समस्याओं को स्पष्ट करता है और शिक्षा के द्वारा उन्हें सुलझाने के ढंगों और साधनों का सुझाव देता है। शिक्षा के द्वारा ही अगर हम, है ना, शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो शिक्षा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, जो व्यक्ति के अंतर्गत हम अगर शिक्षा समाहित कर दे तो हम उन्हें शिक्षा के द्वारा ही उन्हें सुलझाने के ढंगों और साधनों को क्या करेंगे, उसके आधार पे हम उन्हें सुझाव देंगे और शिक्षा के द्वारा बहुत से सामाजिक सुधार हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अंदर ला सकते हैं। यह पूरी तरह से एक हमारे लिए क्या काम करेगा, नई पीढ़ी का निर्माण करेगा। यह पूरी तरह से हमारे लिए एक नई पीढ़ी का निर्माण करेगा। तो हम कुछ समाज सुधारक का नाम भी जान ले, जैसे राजा राम मोहन राय, आप लोगों ने सुना ही होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरबिलास सारदा, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया, दहेज प्रथा के ऊपर क्रांति लाई, बाल विवाह को बंद किया, सती प्रथा का आंदोलन किया, विधवाओं की जो दयनीय स्थिति थी उसको सुधारने के लिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह किया। तो इनका ये जो समाज सुधारक है, इनका हमारे सामाजिक क्षेत्र में क्या है, प्रगति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, जीवन स्तर। अब हम शिक्षा समाजशास्त्र का महत्व का सबसे लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे हाई, कैसे स्टैंडर्ड बनाएं, ये करना है हमारा समाजशास्त्र। कैसे करता है शिक्षा के समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है कि बालक का उपयुक्त विकास, बालक के अंतर्गत हम उपयुक्त विकास करें जिससे कि उसका सामाजिक जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा उठे। क्योंकि अगर हम बालक की सोच को सकारात्मक और उसकी मानसिक सोच को अगर हम, है ना, नकारात्मक की ओर न जाके हम उसे प्रगति की ओर अगर रुख दिखाएं, एक हमारा शिक्षक होने का दायित्व, अगर हम उन्हें वैसी शिक्षा दे तो क्या होगी, व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारियां क्या होगी, बढ़ जाएगी और वो एक अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा और वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा और एक दूसरे के सहयोग से वे अपने जीवन स्तर में बहुत सारे तब्दीली लाएंगे और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण भी दें। शिक्षा का कार्य क्या है कि व्यक्ति की आवश्यकता उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने में मदद देना है, मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना है। कोई भी व्यक्ति मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना है। कोई भी व्यक्ति जब तक उसके पास समस्त आवश्यकताओं की संतुष्टि का साधन न हो, वह अपने रहन सहन का स्तर को ऊंचा नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा जो ये वर्तमान युग है वो किसका है, विज्ञान का युग है, जिसमें नित्य नए नए आविष्कार हो रहे हैं और नई नई वस्तुएं जो हैं वे हमारे
जीवनोपयोगी के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या हो गया है, एक हिस्सा बन गया है, एक उपयोगी अंग हो गया है। क्योंकि हम जो विलासिता के युग में आ गए हैं, तो हमारी भौतिक आवश्यकताएं क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं, और उसके कारण हमारा लाइफ स्टाइल क्या हो गया है, बदल गया है, और हमें आज यह हमारे लिए क्या हो गया, अनिवार्यता की वस्तु मानी जाती है। तो एक शिक्षित व्यक्ति अच्छा उत्पादन, अच्छा उपभोक्ता बन सकता है। कैसे, किससे होकर, शिक्षा पाकर। तो एक शिक्षित व्यक्ति अच्छा उत्पादन और अच्छा उपभोक्ता बन जाता है। यूरोपीय देशों में क्या है, जीवन ऊंचा होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, शिक्षा की उन्नति ही है। यूरोपीय देशों में जो लाइफ स्टाइल, जो उसका ऊंचा होने का, यूरोपीय देशों में जो आज तरक्की के क्षेत्र में है हर चीज में, तो वहाँ देखिएगा जो लाइफ स्टाइल है वो शिक्षा के कारण ही उसकी उन्नति हो रही है। तो हमारे देशवासियों का आदर्श सदैव से क्या रहा है, सादा जीवन, उच्च विचार। लेकिन है ना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम क्या कर सकते हैं, अकेले नहीं पूर्ति कर सकते। उसके कारण हमें अपने समाज में रह के विभिन्न आवश्यकताओं के साथ, विलासिता की वस्तुओं के साथ, और ये विलासिता की वस्तुएं आएंगी कहाँ से, इसके लिए हमें धन का वितरण चाहिए। तो उसके लिए हमें आर्थिक क्षेत्र की ओर ज्यादा रुख अपनाना होगा, और उसे हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। सिंपल लाइफ हैज बीन हाई। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि समाजशास्त्र के पिता कौन थे। समाजशास्त्र के पिता कौन थे? शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र एवं महत्व बताएं या विवेचना करे या वर्णन करे। चलिए आज इतना ही करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर पुनः हम अगले क्लास में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।